नमस्कार साथियों, आज हिंदी की अगली क्लास है और इसमें है वर्णमाला। ठीक है, टॉपिक है वर्णमाला का परिचय। टॉपिक का नाम है, तो देखो वर्णमाला क्या है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में ये देख लिया कि भाषा जो है, ये भाषा बनती काय काय से है। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो है ध्वनि। ध्वनियों को जब लिख दिया जाए तो बन जाते हैं वर्ण, और वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे तो कहते हैं क्या, वर्णमाला। लेकिन कई वर्णों के मेल से जो बनते हैं वो बनते हैं शब्द, और फिर क्या बनता है, वाक्य। तो हम कह सकते हैं कि इन सब के मेल से क्या बनती है, भाषा बनती है। तो इस भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और वर्ण है। ये उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है और ये लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई है। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं कौन सी छोटी इकाई पर, वर्ण पर। हम एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। तो पहला टॉपिक है वर्णमाला। तो इसमें आप देखो क्या, ये क्या है आगे। ठीक है, तो देखो जरा, वर्णमाला में दो शब्द हैं, एक है वर्ण और एक है क्या, माला। हम किसी भी भाषा को पढ़ें, हमें उस भाषा की वर्णमाला का अगर ज्ञान नहीं है तो हम शब्दों की रचना नहीं कर पाएंगे, और अगर शब्दों का ज्ञान नहीं है तो हम वाक्यों की रचना नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर भाषा बोलना चाहते हैं तो हमें उसके वर्णों की क्या होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। ठीक है, अगर लिखना चाहते हैं, अगर हम अपनी भाषा को सिर्फ और सिर्फ बोलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लिखना भी चाहते हैं, बोलना भी चाहते हैं, तो जरूरी है कि हमें वर्णमाला से बहुत अच्छे से परिचित हो जाना चाहिए। इसीलिए हम आज जो पहला टॉपिक है वो लेके चल रहे हैं, वर्णमाला का परिचय। तो वर्णमाला क्या है, तो देखो जरा, हम हिंदी को पढ़ रहे हैं। तो वर्णमाला में अगर हम देखें, हिंदी वर्णमाला में कुल जो वर्णों की संख्या है वो है कितनी, 52। ठीक है, अब ये जो 52 वर्ण है, परिचय कर रहे हैं अपन इससे। ये जो 52 वर्ण है, इन 52 वर्णों में स्वर है और इन 52 वर्णों में व्यंजन है। इन 52 वर्णों में स्वर है और इन 52 वर्णों में व्यंजन है। यहाँ पर अगर हम स्वरों की संख्या देखें तो पारंपरिक रूप से स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, 13 पारंपरिक रूप से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसमें दो अयोगवाह को मिला लें, तो हमारे पास जो संख्या मिलती है वो कितनी हो जाती है, 13। ठीक है, तो 11 प्लस 2 तो कुल कितनी हो जाती है, 13 संख्या किनकी, स्वरों की। इधर अगर हम व्यंजनों की बात करें तो देखो व्यंजनों में हमें जो व्यंजन देखने को मिलते हैं, तो एक जो व्यंजन है वो हमें देखने को मिलता है एक प्रकार स्पर्श व्यंजनों का, जिनकी संख्या है कितनी, 25। इसके बाद जो हमें व्यंजनों का अगला प्रकार देखने को मिलता है उसे कहा जाता है क्या, अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। ये जो अंतस्थ व्यंजन है, इन अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। इसके बाद अगला जो हमें व्यंजन का प्रकार देखने को मिलता है वो है कौन सा, ऊष्म व्यंजन। वो है क्या, ऊष्म व्यंजन। इन ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कुल मिला के इनकी जो संख्या हो जाती है वो संख्या हो जाती है कितनी, 33। संख्या कितनी हो जाती है, 33। तो 33 क्या है, मूल व्यंजन है। 33 क्या है, मूल व्यंजन है। ठीक, इसके बाद अब आगे एक हमें व्यंजनों का प्रकार मिलता है, संयुक्त व्यंजन। क्या, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। इसके बाद फिर हमें द्विगुण व्यंजन मिलते हैं। कौन से, द्विगुण व्यंजन। तो ये जो द्विगुण व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है, 2। इनकी संख्या कितनी है, 2। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर हमें व्यंजन कितने मिल गए, 39।
33 ये है और 4 ये और 2 ये, टोटल 39। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आंसर हमें व्यंजनों का 39 नहीं देना है। आंसर हमें जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो इन 33 को लेके पूछा जाता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, मूल व्यंजन। अब ये मूल व्यंजन इसीलिए है क्योंकि ये जो व्यंजन बनते हैं ये व्यंजनों में दो व्यंजनों का क्या नहीं होता, योग नहीं होता, और इनमें दो व्यंजनों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। जब इन दोनों का योग हो जाता है इसलिए इनको संयुक्त कहते हैं। तो इन संयुक्त व्यंजनों को मूल व्यंजनों में नहीं गिना जाता, इसीलिए व्यंजनों की जो संख्या मानी जाती है मूल रूप से वो कितनी मानी जाती है, 33। संयुक्त व्यंजन तो इस तरीके से ये क्या है, हमारे पास व्यंजन है। अब हम जरा स्वरों की चर्चा कर लें। तो ये हमारे पास क्या है, स्वर है। तो हमारे पास टोटल ये स्वर कितने हो गए, टोटल स्वर कितने हैं, 13। इनमें भी आपको ध्यान रखना है कि पारंपरिक दृष्टि से अगर पूछे तो 13, और अगर आपसे पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है तो कितनी है, स्वरों की संख्या 11। अब इन 11 में और ये जो दो हैं, ये दो हैं अयोगवाह। ये दो क्या है, अयोगवाह हैं। तो ये अयोगवाह को प्लस करके अपन आगे यहाँ देखेंगे, अभी देखने वाले हैं, उन सब इन दोनों को मिलाकर स्वरों की संख्या होती है 13। तो ये तो हुई वर्णमाला। अब इसके अलावा अपनी हिंदी वर्णमाला में कुछ आगत हैं। ठीक है, आगत है। जैसे हमारे पास एक आगत है स्वनिम, इसको कहा जाता है स्वनिम। जो है ये स्वनिम अंग्रेजी से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से, और ये अंग्रेजी के शब्दों में क्या होता है, प्रयोग होता है, और प्लस इसको स्वरों के साथ भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें डॉक्टर लिखना है तो हम इस तरीके से लिख देते हैं, अगर हमें कॉलेज लिखना है तो हम इस तरीके से लिख देते हैं, अगर हमें जॉर्ज लिखना है तो हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो कहने का मतलब स्वरों के साथ इनका क्या होता है, प्रयोग होता है, अंग्रेजी भाषा के शब्दों में प्रयोग होता है, और ये एक प्रकार का आगत क्या है, चिन्ह है। दूसरी बात, और आगत में क्या है, तो देखो जरा, आगत में हमारे पास का है, आगत में हमारे पास ग है, आगत में हमारे पास ज है, आगत में हमारे पास फ है। मतलब ख, ग, ज, फ, इनका उच्चारण अलग है। देखो मैं कैसे कह रहा हूं, मैं उच्चारण ऐसे कर रहा हूं। जब हम इसको बोलेंगे तो अगर हम हिंदी वर्णमाला में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे क। अगर हम इसको इस नुक्ता, इसको क्या बोला जाता है, नुक्ता, इसको क्या बोला जाता है, नुक्ता। ये सितारे हिंद ने इनके प्रयोग का क्या की थी, इसके प्रयोग के बारे में बताया था कि इसका प्रयोग किया जाए। तो का का उच्चारण जहां हिंदी वर्णमाला में सिर्फ का है, यानी के से इसका उच्चारण होता है, वहीं पर इसे बोला जाता है ख। मतलब ये कि उच्चारण यहाँ पर क्यू आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, के आ गया। वैसे ही गा अगर है, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो जी ए लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे तो एच आ जाएगा। वैसे ही जा के साथ और वैसे ही फा के साथ। तो कहने का मतलब ये कि इनका उच्चारण बदल जाता है। ये भी क्या है, आगत ध्वनियां हैं, ये भी हिंदी में क्या है, आगत ध्वनियां हैं। तो कहने का मतलब हमारी वर्णमाला में ये आगत ध्वनियों का भी प्रयोग होता है। हमारी मतलब जब हम हिंदी के शब्द लिखते हैं तो उनमें इन आगत ध्वनि चिन्हों का भी प्रयोग होता है, स्वनिम का भी क्या होता है, प्रयोग होता है। तो इस तरीके से हमारे पास इस वर्णमाला में हमें शब्दों से क्या होना है, परिचित होना है। हमें एक एक वर्ण को समझना है, कौन सा वर्ण क्या है, क्योंकि अगर वर्णों की पहचान नहीं हो पाई तो फिर हम किसी भी शब्द को ठीक से लिख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपनी कौन सी माला से, स्वर वर्णमाला से। ठीक, इतना समझ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे प्रश्न जो भी पूछे आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, अब देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो देखो जरा अब क्या है वर्णमाला। तो वर्ण किसको कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को। मतलब हम ये कहें कि वे ध्वनि चिन्ह जिनको लिखा जाए, या फिर हम कहें कि जिन ध्वनियों को एक चिन्ह दे दिया है और उन चिन्हों को लिख दिया है, उन्हीं लिखे हुए ध्वनि चिन्हों को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है या अक्षर कहा जाता है। ठीक है, और जब इन वर्णों को व्यवस्थित समूह दे दिया जाता है, एक समूह में रख दिया जाता है, तो वो कहलाती है क्या, वर्णमाला। इसका मतलब वर्णमाला का मतलब ये हुआ कि व्यवस्थित वर्णों का समूह, या फिर हम कहें सार्थक ध्वनि चिन्हों का एक समूह
क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णमाला के दो भाग हो गए, एक स्वर वर्णमाला हो गई और एक क्या हो गई? व्यंजन वर्णमाला हो गई। हम जो आज पढ़ रहे हैं वो कौन सी वर्णमाला पढ़ रहे हैं? स्वर वर्णमाला। क्या पढ़ रहे हैं? स्वर वर्णमाला। ठीक, तो देखो जरा स्वर वर्णमाला। अब ये जो स्वर्ण वर्णमाला है, पूरी वर्णमाला में मैंने कहा कि हमारी जो लिपि है वो लिपि देवनागरी लिपि है, विश्व की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि में उच्चारण स्थलों को ध्यान में रखा है, तो उच्चारण के स्थल के आधार पर वर्णों को देखेंगे। इसमें प्रयत्न के आधार पर, श्वास के आधार पर यानी प्राणवायु के आधार पर अलग अलग इनका क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। और पूरी वर्णमाला केवल और केवल आपके एक्सपेरिमेंट पर निर्भर करेगी, इनको रटने की कोशिश मत करना। जो भी है उसको बोल के देखो, वर्ण को बोल के देखो और अपने ये पूरे वाक्य यंत्र को पहचानो। इसको कंठ कहते हैं, जहां से स्टार्ट होता है। कंठ के ऊपर जो ऐसे तरीके से पेंडुलम टाइप का लटका होता है उसे बोला जाता है तालु। फिर ऊपर आएंगे ये खुरदुरी सी जो जगह है, इसको बोला जाता है मूर्धा। आगे दंत, इसको दांत को दंत बोला जाता है और ये इनको बोला जाता है ओष्ठ। तो जो भी उच्चारण स्थल होगा उसको आपको महसूस करना है कि कौन सा वर्ण कहां से बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपको पहले ये समझना है कि हमारे मुंह के अंदर 5 क्या है? वाग्य यंत्र हैं, जिनमें एक कंठ है, कंठ के ऊपर तालु है, तालु के ऊपर मूर्धा है, मूर्धा के आगे दंत है और दंत के आगे क्या है? ओष्ठ है। जो भी हमारा वाग्य यंत्र क्या नाम से एक्टिव रहेगा कोई भी वर्ण बोलने के लिए, उसका उच्चारण स्थल वही होगा। दूसरा इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी वर्ण को बोल रहे हैं तो हमारी जीवा की स्थिति क्या है। ठीक है, तो उसके आधार पर भी क्या किया गया है? वर्णों का क्लासिफिकेशन किया गया है, एक एक चीज को अलग अलग सेपरेट किया गया है। तो इसको वर्णमाला को आप रटने से ज्यादा समझने पे ध्यान दें और इसको खुद बोल के देखें तो आसानी से याद होगी। यही एक तरीका है इस वर्णमाला को समझने का। ठीक है, तो देखो जरा स्वर वर्णमाला। अब हमें पता है कि हमारे पेपर में तो ज्यादातर संख्या कितनी आंसर मानी जाती है? 11। ठीक, तो अब देखो ये जो स्वर है, इन पूरे स्वरों को अगर अपन एक तरीके से लिखें तो देखो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ और अंग, ठीक, तो देखो गिनो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 पारंपरिक रूप से इनको माना जाता है। अब इन स्वरों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे ये क्या होते हैं? जिस वर्ण से, जिस ध्वनि से, जिस नाद से शुरू होंगे उसी नाद पर खत्म होंगे। देखना, मैंने कहा कि इसको आपको फील करना पड़ेगा। जैसे अ बोला मैंने और एक मैंने बोला ज, तो आप देखो इसको जब मैं ज बोल रहा हूं तो मुझे लास्ट में ऐसा लग रहा है कि मैं इसको तो बोल ही रहा हूं लेकिन इसके साथ साथ आ को भी बोल रहा हूं। वैसे ही अगर मैं बोलूं अ, तो आ जब बोलूंगा तो मैं बोलूंगा जा, तो इसमें भी मुझे लगेगा कि पहले मैं इसको तो बोल ही रहा हूं लेकिन बड़ा आ भी साथ लेके चल रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब। और इसके अलावा अगर मैं बोला ई, तो ई में क्या होगा? जब मैं इसको जी बोलूंगा तो क्या होगा? मुझे लगेगा कि मैं इसका तो उच्चारण कर ही रहा हूं, साथ साथ में छोटी ई का भी कर रहा हूं। और अगर मैंने इसको बोला जो, तो फिर लगेगा कि इसका उच्चारण तो कर ही रहा हूं, साथ साथ में ओ का भी कर रहा हूं। इसका मतलब ये कि ये वो वर्ण है, आगे चर्चा करेंगे, ये वो वर्ण है जिनमें पीछे किसी ना किसी रूप में स्वर आ रहे हैं और ये वो है जो खुद पर खत्म हो रहे हैं। इसको अ बोला तो अ जैसे ही मैंने बोला तो अ पे खत्म हुआ, ये अकारांत हुआ, ये अ आकारांत हो गया। ये छोटी ई, ये बड़ी ई, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये री, ये ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। इनको अभी चर्चा इनकी बाद में करेंगे। ठीक, तो आपको यहाँ ये समझना है कि इनकी विशेषता, पहली विशेषता क्या है कि ये जिस ध्वनि से स्टार्ट होते हैं उसी ध्वनि पे जाके क्या होते हैं? खत्म होते हैं। ये इनकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता देखो, दूसरी विशेषता है इन वर्णों की कि ये जो वर्ण है, ये वर्ण कभी भी व्यंजनों के साथ, ये वर्ण किसी भी पद में, किसी भी शब्द में व्यंजनों के साथ स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जाते। इनकी क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं।
तो इन वर्णों की विशेषता है कि इन वर्णों की क्या होती है, मात्राएं होती हैं। इन वर्णों की क्या होती है, मात्राएं होती हैं। तो हमारे पास अभी अपन देखेंगे क्यों 11 है, ठीक है। तो मात्राएं हैं कितनी, 10। मात्राएं हैं कितनी, 10। हमारी पूरी वर्णमाला में मात्राएं कितनी है, 10 है। इनमें किसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो ये दूसरी विशेषता है किनकी, इन वर्णों की, यानी स्वर वर्णमाला की, ठीक है, स्वर वर्णों की। तीसरी विशेषता है कि ये किसी भी व्यंजन शब्द के, अगर कोई शब्द लिखा है और उस शब्द में व्यंजन है तो व्यंजन के बीच में नहीं आएंगे ये, ठीक है। जैसे मुझे लिखना है क्या, जैसे मुझे लिखना है परमानंद, जैसे मुझे लिखना है परमानंद, ये मुझे लिखना है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं प और र और आधा मां और पूरा आ और ऐसे लिख दूं। मतलब ये इस तरीके से बीच में नहीं आएंगे। मतलब ये जो स्वर वर्ण है, ये स्वर वर्ण व्यंजन वर्णों के बीच में नहीं लिखे जाते। ये एक अगली विशेषता है किसकी, इन स्वर वर्णों की। इन स्वर वर्णों की अगली विशेषता क्या है कि ये व्यंजन वर्णों के साथ बीच में कभी भी आधे या पूरे नहीं आते। इनकी क्या आती हैं, मात्राएं आती हैं। इनकी क्या आती हैं, मात्राएं आती हैं। तो ये इसकी क्या है, स्वरों की कुछ विशेषताएं हैं। अगली बात, सारे के सारे स्वर जो होते हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक के जितने भी स्वर हैं, ये स्वर कैसे होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये सारे के सारे स्वर जो है, इन स्वरों को कभी भी हम कहेंगे कि लिखा नहीं जाता। किस तरीके से, व्यंजनों के बीच में इनको नहीं लिखा जाता, ठीक। अगली बात, अब देखो, अब अपन शुरू करते हैं कि क्यों इनको 10 माना जाता है, क्यों इनको 11 माना जाता है और क्यों इनको 13 माना जाता है। तो हमें किसका ये लिखना है कि ये स्वयं की जो ध्वनि होती है, उसी स्वयं की ध्वनि से ये क्या होते हैं, खत्म होते हैं। मतलब जिस ध्वनि से शुरू होंगे उसी ध्वनि पे क्या होंगे, खत्म होंगे। स्वयं की ध्वनि से इनका क्या होता है, अंत होता है। तो देखो, यहां से लेके जब आप यहां तक आओगे, तो यहां से लेके जैसे आप आओ वहां तक, अंग और अहा तक, ये दो वर्ण ऐसे हैं। इन दो वर्णों में आ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर हमें एक दूसरा स्वर लेना पड़ रहा है, नसिका और मुंह दोनों का प्रयोग करना पड़ रहा है, और यहाँ पर हमें प्लस में हा जैसा उच्चारण लग रहा है। इसका मतलब ये वाली विशेषता इन दो पे क्या नहीं बैठती, ठीक से नहीं बैठती। पहली बात मतलब ये कि ये आ से यानी स्वर से शुरू हो रहे हैं और इसको आ से खत्म होना चाहिए था, क्योंकि इनकी विशेषता ये है कि ये स्वयं की ध्वनि से क्या होंगे, खत्म होंगे। लेकिन अंग और आहा ये दो स्वर ऐसे हैं जिनमें जो काय से खत्म नहीं होते, जो खत्म नहीं होते खुद से, खुद की ध्वनि से, ठीक है। इसीलिए इनका मेल नहीं है किनके साथ, स्वर के साथ। तो इनका योग नहीं है किनके साथ, स्वर के साथ, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अयोग। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अयोग। अब आप दूसरी विशेषता देखो, अभी मैंने कहा कि इनका मेल नहीं है स्वर के साथ, लेकिन इनका मेल व्यंजन के साथ भी नहीं है। अब देखो वो क्यों नहीं है। जैसे अभी हम शब्द लेके चल रहे थे जा, जब हम जा लेके चल रहे थे तो पहले ये वाला वर्ण आया था, बाद में छोटा आ रहा है। बाद में अगर ई की छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो पहले इसका उच्चारण करेंगे, बाद में इसका उच्चारण करेंगे। अगर हम ओ की मात्रा लगा देंगे, ओ अगर इसके प्लस में ओ बोलेंगे तो भी हम पहले जा बोलेंगे, बाद में ओ बोलेंगे। अगर हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो पहले हम इसको बोलेंगे, बाद में छोटा ऊ बोलेंगे। इसका मतलब व्यंजन जो होते हैं वे स्वरांत होते हैं, खुद से शुरू होते हैं, स्वर पर जाकर खत्म होते हैं। लेकिन देखो ये स्वर से शुरू हो रहे हैं और स्वर पे खत्म नहीं हो रहे। तो व्यंजन ये कहता है कि व्यंजन स्वरांत होते हैं। तो देखो ये स्वरांत भी नहीं है, ये स्वरांत नहीं है, इसीलिए इनका मेल व्यंजनों के साथ भी नहीं है। इसीलिए इनको बोला जाता है क्या, अयोगवा। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अयोगवा। ये बात समझ आ गई। मतलब ये कि इन दोनों को जब व्यंजनों में अपने स्वरों में नहीं गिना जाता तब संख्या कितनी बचती है, 11। यानी अगर हम दो अयोगवा को जोड़ दें तो संख्या बनती है कितनी, 13। और क्यों नहीं जोड़ा जा रहा, ये दो कारण हमने यहाँ पर देख लिए। अब तीसरा कारण देखो, जैसे इनमें से ये जो वर्ण है, इन वर्णों में छोटा आ है, बड़ा आ है, यानी किसको इससे मिला दिया, मतलब छोटे आ को छोटे आ से मिला के बड़ा आ ले लिया, छोटी ई को छोटी ई से मिला के बड़ी ई ले ली, ठीक है। छोटा ऊ से छोटा ऊ को मिला के क्या ले लिया, बड़ा ऊ ले लिया। वैसे यहाँ पर अगर हम इनकी रचना देखें अभी आज, तो देखो छोटा आ और ई मिला दी तो मिल गई क्या, ए। और अगर छोटा आ और ए मिला दिया तो बन गई क्या, आई,
ठीक है। वैसे ही अगर छोटा आ और छोटा ऊ मिला दिया तो बन गया ओ, और छोटा आ और ओ मिला दिया तो बन गया औ। लेकिन मतलब ये कि इन स्वरों को आपस में मिला देने से ए आई ओ औ इन चारों की रचना तो हो रही है, लेकिन किसी भी स्वर को मिलाने से अंग और आहा की रचना नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तीसरा कारण है, ये तीसरा कारण है इनको इनके साथ ना रखने का, मतलब स्वरों के साथ मेल ना हो पाने का। तो मैंने आपको तीन कारण अपन यहाँ पर देखे कि इनको अयोगवाह क्यों कहा जाता है। पहला कारण ये कि ये क्या हो रहे हैं, स्वयं की ध्वनि से इनका अंत नहीं हो रहा है। दूसरी बात, इसीलिए इनको क्या बोला, स्वरों से इनका मेल नहीं है। अगर इनका मेल व्यंजनों से करते तो व्यंजनों की विशेषता है कि वो स्वरांत होते हैं, लेकिन ये स्वरांत नहीं है, इसीलिए इनका मेल व्यंजनों के साथ भी नहीं है। तीसरा हमने देखा कि हमने ए आई ओ औ को निकाल लिया, इन स्वरों को आपस में संयोग करके, इन स्वरों को आपस में क्या करके, संयोग करके हमने निकाल लिया, लेकिन अंग और आहा को हमने संयोग करके नहीं निकाल पाया, इसीलिए ये अंग और आहा का स्वरों में क्या नहीं होता, इनका मेल नहीं होता। तो ये तो कारण है अंग और आहा को क्या कहे जाने का, क्या कहे जाने का, अयोगवाह कहे जाने का। और यही बात है कि जो ज्यादातर जो संख्या मानी जाती है वो 11 मानी जाती है किनकी स्वरों की। ठीक, अब देखो जरा, इसमें से मैंने कहा कि वर्णों को अक्षर कहा जाता है। देखो, एक छोटा आ और एक छोटी ई और एक छोटा ऊ और एक छोटी री, ये जो चार हैं, आपको ये खुद समझ आ रहा होगा कि ये कैसे हैं, ये लघु हैं। ये कैसे हैं, लघु। ठीक है, इनको ह्रस्व भी कहा जाता है। और ये जो है ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, और ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है। मतलब ये हुआ कि ये दीर्घ है, ये दीर्घ है। ठीक है, और ये क्या है, लघु है। ये लघु है, लघु को ह्रस्व भी कहा जाता है। और इसका जो चिन्ह है वो क्या है, उल्टी आई, यानी इसको पाई, इसको चिन्ह दिया जाता है। और जो दीर्घ हो, चलो इसकी चर्चा बाद में करेंगे हम, और वैसे चलो बता देते, इसको बोला जाता है पाई, और दीर्घ के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इसको बोला जाता है वर्तुल। तो ये वर्तुल चिन्ह आता है दीर्घ के लिए, ये चिन्ह आता है किसके लिए, लघु के लिए, इसको ह्रस्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ह्रस्व और इसको गुरु और इसको लघु या दीर्घ भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये 1 2 3 और 4 ये ऐसे वर्ण हैं जिन्होंने मिलकर एक बड़ा वर्ण बनाया। जैसे मतलब ये हुआ कि ये जो 4 हैं लघु, लघु को मूल कह सकते हैं। लघु को क्या कह सकते हैं, मूल स्वर। अब देखो, मूल स्वर क्यों कह रहे हैं, मूल स्वर इसलिए कह रहे हैं कि ये वाला जो आ है, ये वाला जो आ है, इस आ को मिलाने से हमें मिला है क्या, बड़ा आ। ठीक है, ये जो बड़ी ई है, ये छोटी ई, यानी मूल को मिलाने से क्या मिली है, बड़ी ई। ये जो बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ को मिलाने से, यानी मूल को मिलाने से मिला है क्या, बड़ा ऊ। और अगर बड़ी री भी मिलेगी, हालांकि हिंदी में प्रयोग नहीं होती, अगर बड़ी री भी मिलेगी तो वो भी छोटी छोटी 2 री मिलाई जाएगी, तब जाके क्या बनेगी, बड़ी री बनेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें ये वाला बड़ा आ, ये बड़ी ई, ये बड़ा ऊ और बड़ी री जो हमें मिलेंगे, इनका हमने क्या किया है, इनका हमने इन मूल वर्णों को मिलाकर बनाया है। तो इसमें मूल हमारे पास कितने हो गए, 1, मूल हो गए कितने, 2, मूल हो गए 3 और मूल हो गए 4। इसका मतलब ये हुआ कि मूल वर्णों की जो संख्या है, मूल स्वरों की जो संख्या है वो है कितनी, 4। मूल क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्हीं को मिलाकर इन वर्णों की क्या हुई है, रचना हुई है। तो मूल वर्ण हो गए। अब हम जो मिला रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, संयुक्त कर रहे थे। इनको क्या कर रहे थे, संयुक्त कर रहे थे। ठीक है, मतलब देखो, या फिर यूं कहो कि मिलाकर हम इनको क्या कर रहे थे, इनका संयोग कर रहे थे। अब देखो, संयोग 2 तरीके से होगा। एक तो जब हम सजातीय वर्णों को मिलाएंगे, एक हम क्या होगा, सजातीय स्वरों को मिलाएंगे, तो उनको बोला, एक सजातीय स्वर मिलाए जा सकते हैं और विजातीय स्वर मिलाए जा सकते हैं। सजातीय स्वर मिलाएंगे और विजातीय स्वर मिलाएंगे। ठीक है, जब हम सजातीय स्वर मिलाएंगे, जब हम सजातीय स्वर मिलाएंगे तो वो संयोग, संयोग को संधि भी कहते हैं। संयोग को क्या कहेंगे, संधि। तो ये संधि स्वर है। ठीक है, अब संधि स्वर में क्या, एक तो संधि सजातीय स्वरों की और एक संधि क्या, विजातीय स्वरों की। सजातीय स्वरों का मतलब
जो हमने अभी बनाकर देखे थे, जैसे छोटा आ में छोटा आ मिला दिया, ठीक है, या छोटा आ में बड़ा आ मिला दिया, या बड़ा आ में छोटा आ, किसी भी रूप में ये लोग मिल सकते हैं, लेकिन सजातीय होना चाहिए। तो सजातीय के मिला के हमें क्या मिलेंगे, सजातीय स्वरों का जब मेल होगा तो हमें मिलेंगे दीर्घ स्वर। तो हमें क्या मिलेंगे, दीर्घ स्वर। अब देखो जरा दीर्घ स्वर कौन कौन से दिख रहे हैं, तो देखो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो देखो इनको बोलेंगे क्या, दीर्घ स्वर। तो देखो दीर्घ स्वरों की संख्या 1 2 3 और बड़ी री मिला के कितनी, 4। अब एक स्वर और आते हैं जिनमें क्या होता है, विजातीय स्वर मिलेंगे, तो इनको बोला जाता है संयुक्त स्वर। इनको क्या बोला जाता है, संयुक्त स्वर। तो देखो संयुक्त स्वर में क्या होगा, विजातीय मिलेंगे। विजातीय का मतलब ये कि जब हम छोटा आ के साथ छोटी ई मिला दें, तो देखो है तो दोनों स्वर, लेकिन ये वाला स्वर और ये वाला स्वर क्या है, विजातीय है, तो मिलेगा ए। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, ए। तो देखो ए मिल गया। और अगर हमने इस आ से जो ए मिला, इसी आ में अगर हम ए मिला देंगे तो ए स्वर तो है लेकिन विजातीय है, तो हमें क्या मिलेगा, आई। तो हमें क्या मिलेगा, आई। वैसे ही अगर छोटा आ में हम छोटा ऊ मिला देंगे तो ये स्वर तो है लेकिन विजातीय है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ओ। और वैसे ही अगर हमने छोटा आ में ओ मिला दिया तो स्वर तो है लेकिन विजातीय है, तो हमें मिलेगा औ। इसका मतलब संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है हमारे पास, 4। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है हमारे पास, 4। तो 4 हमारे पास क्या है, संयुक्त स्वर है। और दीर्घ स्वर भी हमारे पास कितने हैं, देखो वैसे 4 होना चाहिए क्योंकि बड़ा आ है, ठीक है, बड़ी ई है, ठीक है, बड़ा ऊ है और बड़ी ई, लेकिन इनका हिंदी में क्या नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। तो हम ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं कि स्वरों को दो वर्गों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। एक को बोला जाता है लघु स्वर या फिर बोला जाता है क्या, मूल स्वर। दूसरा इनको जो विभाजित किया जाता है वो किया जाता है संयोग स्वर। अब अगर ये पूछा जाए कि संयोग स्वर ना हो तो क्या हो, संधि। तो संधि स्वर, इन संधि स्वरों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। अब यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है, तो हमें देखना है कि जो विजातीय स्वरों के मेल से बना हो। तो ये अगर इस तरीके से बना है तो इसका मतलब ए आई ओ औ, ये क्या है, संयुक्त स्वर है। क्यों, क्योंकि ये विजातीय स्वरों से मिलकर बने हैं। और अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री होती नहीं है, अपने इसमें यूज नहीं होती, छोटी री भी नहीं होती, तो लेकिन अगर ये आए कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, बड़ी री क्या है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, दीर्घ स्वर है। तो हम कहेंगे ये क्या है, दीर्घ स्वर है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे दो प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर और एक संधि स्वर। दूसरा अगर ये पूछा जाए कि संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ संधि स्वर और एक क्या होते हैं, संयुक्त संधि स्वर। अगर ये पूछा जाए कि दीर्घ संधि स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 4 है। और अगर संयुक्त स्वरों की संख्या पूछी जाए तो हम कहेंगे 4 है। अगर ये पूछा जाए कि तो इस तरीके से आप इस वर्णमाला को, ये बात समझ आ गई, तो ऐसे ये स्वर्ण वर्णमाला क्या हुआ, निर्माण हुआ। मतलब ये हुआ कि यहां तक हमने किसी भी तरीके का कोई भी क्या नहीं किया, मेल नहीं, मतलब यहाँ तक जो है ये हमने सजातीय गुणधर्म वालों को रख दिया, इधर जो हमने रखा ये विजातीय गुणधर्म वालों को रख दिया। वैज्ञानिक पद्धति इसीलिए कि पहले इस आ को इस ई से मिला दिया, फिर हमने इस आ को लेके इस ऊ से मिला दिया, फिर इस आ को लेके हमने क्या किया, इसको, मतलब ये कि पहले हमने इस आ को लिया और इस आ को उठा के ई के साथ मिला दिया, तो हमें ये मिल गया। और फिर हमने दूसरे क्रम पे क्या किया, इसके अगले वाले हिस्से को ले लिया, छोटा ऊ को ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, ओ मिल गया। और फिर हमने इस ओ को लिया और इस ओ को ले जाके हमने ए से मिला दिया, और फिर इस आ को लिया और इसको ले जाके हमने कैसे मिला दिया, ओ से मिला दिया, तो हमें ये वाले वर्ण मिल गए। मतलब आप देखो कितना सिस्टमैटिक तरीके से किया गया है। मतलब किसी आ से क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, पहले इसको एक सीक्वेंस में मिलाया, फिर इन दोनों को किसी भी रूप में मिला दोगे बड़ी ई मिलेगी, इन दोनों को किसी भी रूप में मिला दोगे बड़ा ई मिलेगा, इन दोनों को लघु दीर्घ कैसे भी मिला दोगे हमेशा दीर्घ ही बनेगा। और जब इसके साथ ए को मिला दोगे तो आई, और जब इस आ के साथ इसको ओ को मिला दोगे तो बन जाएगा औ। तो इस तरीके से इसीलिए इसको कहा जाता
जाता है कि हमारी जो वर्णमाला है, स्वर वर्णमाला है या फिर देवनागरी लिपि है, वो बहुत ही क्या है, वैज्ञानिक है और सिस्टमेटिक है। ठीक है, तो देखो जरा, अपन ने अभी इतना देख लिया। अब इसका अगला, अभी इसमें इसके उच्चारण स्थल क्या है, कहां से कौन सा वर्ण बोला जाता है, अभी हमारी स्वर वर्णमाला खत्म नहीं हुई है। अगले भाग में हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए